यात्री पीछे तो नहीं रह गया, लेकिन उसकी नजर उस युवती पर नहीं पड़ी जो घबराई हुई हालत में तेजी से KTX ट्रेन में चढ़ गई थी। वह दरवाजे के पास दर्द से तड़प रही थी, मानो अपने शरीर पर उसका नियंत्रण खत्म होता जा रहा हो। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी कोई भयानक घटना झेली है। बाहर कोई और यात्री न देखकर अटेंडेंट ने दरवाजा बंद करने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही ट्रेन के दरवाजे बंद हुए उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। स्टेशन की सीढ़ियों और हॉल में लोगों की भीड़ अफरा तफरी में भाग रही थी, मानो वहां कोई भयानक हादसा हो गया हो। इसी बीच ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। छोटी सुअन खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसने देखा कि वही अटेंडेंट अचानक किसी चीज के हमले का शिकार होकर जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सुअन घबरा गई। वह अपने पिता सियोक वू को बताना चाहती थी, लेकिन वह नींद में था। उसी समय एक यात्री ने अटेंडेंट को बुलाकर बताया कि शौचालय के अंदर से अजीब आवाजें आ रही हैं। जिज्ञासावश सुअन भी उनके पीछे चल पड़ी। जब अटेंडेंट ने दरवाजा खोला तो अंदर एक बेघर आदमी सिकुड़ा हुआ बैठा कांप रहा था। वह बेहद डरा हुआ लग रहा था, जैसे ट्रेन में चढ़ने से पहले उसने कोई डरावनी घटना देखी हो। दूसरी तरफ ट्रेन के दूसरे डिब्बे में वही घायल युवती अपनी हालत छिपाने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह धीरे धीरे अपना नियंत्रण खो रही है। वह पूरी ताकत से खुद को संभाल रही थी, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। कुछ मिनट बाद वह लड़खड़ाते हुए डिब्बे के अंदर पहुंची। उसका चेहरा अजीब हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर अब उसके वश में नहीं रहा। इसी तरह उसने डिब्बे का दरवाजा खोला, लेकिन अचानक दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी और बुरी तरह तड़पने लगी। उधर सुअन शौचालय जाने वाली थी, लेकिन एक लंबे चौड़े आदमी ने उसे रोक दिया। यह आदमी था सांगहुआ। उसने सुअन से कहा कि उसकी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग अंदर है और वह दूसरे डिब्बे में चली जाए। तभी एक महिला अटेंडेंट की नजर जमीन पर पड़ी उस युवती पर गई। उसकी हालत देखकर उसने तुरंत मदद के लिए कॉल किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह युवती अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और काली नसें उसके चेहरे पर फैल गई थी। अचानक वह महिला अटेंडेंट पर झपट पड़ी और उसकी गर्दन को बेरहमी से काटने लगी। आसपास मौजूद यात्री पहले तो तमाशा समझकर देखते रहे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ बेहद खतरनाक हो रहा है। कुछ ही पलों में घायल अटेंडेंट भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। फिर अगले ही पल वह भी एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल गई। अब पूरे डिब्बे में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे पर टूट पड़ रहे थे। मदद के लिए आई दूसरी अटेंडेंट यह खौफनाक दृश्य देखकर दंग रह गई। उसने तुरंत यात्रियों को आगे वाले डिब्बों की ओर भागने को कहा। पूरी ट्रेन में चीख पुकार और दहशत फैल चुकी थी। पीछे से लोग जान बचाकर भाग रहे थे। सियोक वू यह सब देखकर पहले हैरान था, लेकिन जब उसने एक ज़ॉम्बी को किसी यात्री की गर्दन नोचते देखा तो उसे समझ आ गया कि हालात बेहद गंभीर है। उसने तुरंत सुअन को अपनी गोद में उठाया और दौड़ पड़ा। पीछे से ज़ॉम्बियों की भीड़ बाढ़ की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन भागते समय एक ज़ॉम्बी उनके रास्ते में आ गया। सामने खड़े सांगहुआ और उसकी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग को लगा कि शायद कोई झगड़ा हो रहा है। दयालु सियोंग क्योंग ने अपने पति से जाकर मदद करने को कहा। सांगहुआ तुरंत आगे बढ़ा और इसी मौके का फायदा उठाकर सियोक वू अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गया। इधर सांगहुआ को भी धीरे धीरे एहसास होने लगा कि सामने खड़ा वह आदमी अब इंसान नहीं रहा। उसने तुरंत अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग को वहां से दूर जाने के लिए कहा। उधर सियोक वू अपनी बेटी सुअन को लेकर किसी तरह सुरक्षित डिब्बे तक पहुंच चुका था। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि सांगहुआ और उसकी पत्नी अभी भी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। डिब्बे के अंदर बैठे यात्री घबराकर चिल्लाने लगे, दरवाजा बंद करो, जल्दी दरवाजा बंद करो। डर के मारे सियोक वू तुरंत आगे बढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन इस वजह से सियोंग क्योंग लगभग बाहर ही रह गई। सौभाग्य से सांगहुआ ने पीछे से आ रहे ज़ॉम्बी को एक जोरदार मुक्का मारकर गिरा दिया और मौका मिलते ही दरवाजा खोलकर अपनी पत्नी के साथ अंदर घुस गया। जल्द ही सभी को एक अजीब बात समझ में आई। ये ज़ॉम्बी बेहद खतरनाक और खूंखार थे, लेकिन वे दरवाजे खोल नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, जब यात्रियों ने कागज और अखबार से कांच को ढक दिया तो बाहर मौजूद ज़ॉम्बी अंदर का कुछ भी नहीं देख पाए और धीरे धीरे शांत हो गए। सांगहुआ अभी भी सियोक वू के व्यवहार से नाराज था। उसने उससे कहा कि अपनी हरकत के लिए माफी मांगो, लेकिन सियोंग क्योंग ने बीच में आकर अपने पति को शांत किया और कहा कि ऐसे समय में किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। तभी ट्रेन के टीवी स्क्रीन पर एक आपातकालीन समाचार प्रसारित होने लगा। खबर में बताया गया कि पूरे देश के कई शहरों में रहस्यमयी वायरस फैल चुका है। संक्रमित लोग कुछ ही सेकंड में हिंसक ज़ॉम्बी बन रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके थे कि पूरा देश संकट में डूब गया था। घोषणा में यह भी बताया गया कि ट्रेन अब सीधे बुसान नहीं जाएगी। इसके बजाय उसे डेजोन स्टेशन पर रोका जाएगा, क्योंकि वहां सेना तैनात है और उसे सुरक्षित क्षेत्र माना जा रहा है। लेकिन यह खबर सुनकर सियोक वू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह चुपचाप एक खाली डिब्बे में गया और अपने सैन्य संपर्क वाले दोस्त को फोन लगाया। फोन पर उसके दोस्त ने सच्चाई बताई कि डेजोन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वहां पहुंचने वाले सभी लोगों को तुरंत क्वारंटीन किया जा रहा है। हालांकि पुरानी दोस्ती की वजह से उसने सियोक वू के लिए
एक गुप्त रास्ते की व्यवस्था करने का वादा किया। फोन कटते ही सियोक वू का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। कुछ समय बाद ट्रेन डेजोन स्टेशन पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंचते ही यात्रियों को कुछ अजीब महसूस हुआ। पूरा शहर असामान्य रूप से शांत था। स्टेशन के अंदर भी एक भी कर्मचारी या यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। लोग सावधानी से ट्रेन से नीचे उतरे और मुख्य निकास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन सियोक वू अपनी बेटी सू अन को लेकर अलग रास्ते की ओर निकल पड़ा। तभी वह रहस्यमयी बेघर आदमी भी उसके पीछे आ गया। उसने कहा कि वह भी उसी के साथ जाएगा। सियोक वू ने उसे मना कर दिया और मुख्य रास्ते से जाने को कहा, लेकिन बेघर आदमी ने बताया कि उसने उसकी फोन पर हुई सारी बातचीत सुन ली थी। आखिरकार मजबूर होकर सियोक वू ने उसे भी अपने साथ चलने दिया। दूसरी ओर सांग हुआ और सियोंग क्योंग एस्केलेटर से नीचे उतर रहे थे। तभी उनकी नजर स्टेशन के बाहर खड़े सैनिकों पर पड़ी। पहले तो उन्हें राहत मिली, लेकिन जैसे जैसे एस्केलेटर नीचे पहुंचा उनके होश उड़ गए। वे सभी सैनिक पहले ही संक्रमित हो चुके थे। अचानक उन ज़ॉम्बी सैनिकों ने यात्रियों पर हमला कर दिया। सबसे आगे चल रहे लोग कुछ ही सेकंड में उनका शिकार बन गए। यह देखकर सांग हुआ ने तुरंत अपनी पत्नी को संभाला और वापस ऊपर की ओर भागने लगा। कुछ ही पलों में पूरा स्टेशन चीख पुकार से गूंज उठा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उधर सियोक वू अभी भी अपने दोस्त से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार जवाब मिला कि डेजोन में मौजूद उसकी पूरी टीम से संपर्क टूट चुका है। और तभी उसके सामने एक खून से लथपथ सैनिक लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। सियोक वू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस सैनिक के पीछे से एक भयानक ज़ॉम्बी छलांग लगाकर बाहर आया। ज़ॉम्बी पीछे से आकर उस सैनिक पर टूट पड़ा। अगले ही पल चारों तरफ से ज़ॉम्बियों का झुंड उमड़ पड़ा। यह देखकर सियोक वू तुरंत पीछे मुड़ा। उसने देखा कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन की ओर भाग रहे हैं। जैसे ही उसे समझ आया कि ज़ॉम्बी उनके पीछे हैं, वह पूरी ताकत से अपनी बेटी सू अन की तरफ दौड़ा। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। उसी समय एक ज़ॉम्बी सू अन पर हमला करने ही वाला था कि सांग हुआ ने जोरदार वार करके उसे दूर फेंक दिया और बच्ची की जान बचा ली। फिर सियोंग क्योंग सू अन का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जगह की ओर ले जाने लगी। लेकिन दूसरी तरफ सियोक वू खुद मुसीबत में फंस गया। एक ज़ॉम्बी ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके चेहरे की तरफ झपट पड़ा। घबराहट में सियोक वू ने पास पड़ी एक किताब उठाई और उसे ज़ॉम्बी के मुंह में ठूंस दिया। वह पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी थी। तभी वही बेघर आदमी अचानक वहां पहुंचा और अपनी जैकेट ज़ॉम्बी के सिर पर डाल दी। ज़ॉम्बी कुछ पल के लिए भटक गया और सियोक वू को बच निकलने का मौका मिल गया। उधर सांग हुआ भी उसे छोड़कर नहीं गया था। वह लगातार रास्ता साफ करता रहा ताकि सियोक वू सुरक्षित बाहर निकल सके। आखिरकार जब सियोक वू वहां से निकल आया तो सांग हुआ और बाकी लोगों ने मिलकर कांच के बड़े दरवाजे को पूरी ताकत से पकड़ लिया। इस बीच बाकी बचे हुए यात्री वापस ट्रेन के डिब्बों की ओर भागने लगे, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से कई ज़ॉम्बी कांच तोड़कर नीचे गिर पड़े। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सू अन, सियोंग क्योंग और उनके साथ मौजूद बुजुर्ग महिला का रास्ता कट गया। मजबूर होकर वे लोग दूसरी दिशा में भागने लगे। उधर कांच का दरवाजा ज़ॉम्बियों के दबाव को सह नहीं पाया और चकनाचूर हो गया। पल भर में ज़ॉम्बियों का झुंड बाढ़ की तरह स्टेशन में फैल गया। इसी दौरान ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। सबसे आगे भाग रहे दो छात्र ज़ॉम्बियों का शिकार बन गए। यह देखकर योंगगुक बुरी तरह डर गया, लेकिन सियोक वू ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे खींच लिया और दोनों दौड़ पड़े। जब सियोक वू ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सांग हुआ अभी तक नहीं आया था। तभी उसने देखा कि सांग हुआ एक तरफ पड़ा दंगा रोधी ढाल और डंडा उठा रहा है। उसने सियोक वू को पीछे हटने का इशारा किया और फिर अकेले ही रास्ता रोक रहे ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ा। सांग हुआ की ताकत के सामने ज़ॉम्बी टिक नहीं पाए। वह एक एक करके उन्हें गिराता गया और आखिरकार सुरक्षित डिब्बे में कूद आया। अंदर पहुंचते ही उसने तुरंत अपनी पत्नी सियोंग क्योंग को फोन लगाया, लेकिन फोन उठते ही दूसरी तरफ से सू अन की रोने की आवाज सुनाई दी। पता चला कि सियोंग क्योंग, सू अन, बेघर आदमी और एक बुजुर्ग महिला ट्रेन के 13वें डिब्बे में फंसे हुए हैं। उनके बाहर दर्जनों ज़ॉम्बी घूम रहे थे और किसी भी पल वे अंदर घुस सकते थे, जबकि सियोक वू, सांग हुआ और योंगगुक 9वें डिब्बे में थे। अपने प्रिय लोगों को खतरे में देखकर तीनों ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। वे खुद ज़ॉम्बियों के बीच से रास्ता बनाकर 13वें डिब्बे तक जाएंगे। उन्होंने अपने हाथों पर टेप लपेटी, हथियार तैयार किए और बिना समय गंवाए ज़ॉम्बियों से भरे डिब्बों में घुस गए। सांग हुआ सबसे आगे था। वह ज़ॉम्बियों को पकड़ पकड़ कर फेंक रहा था और मुक्कों से उन्हें गिराता जा रहा था। पीछे से सियोक वू और योंगगुक दोनों तरफ से आने वाले ज़ॉम्बियों को रोक रहे थे। धीरे धीरे वे एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक बढ़ते गए। एक डिब्बे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां योंगगुक के कई सहपाठी अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अपने दोस्तों पर हमला करने की हिम्मत योंगगुक नहीं जुटा पाया, लेकिन सांग हुआ ने उसे पीछे धकेल दिया और खुद आगे बढ़कर रास्ता साफ करने लगा। लगातार लड़ाई की वजह से तीनों की ताकत तेजी से खत्म होने लगी। कुछ ही देर में वे चारों तरफ से ज़ॉम्बियों से घिर गए। तभी ट्रेन एक लंबी सुरंग में दाखिल हुई। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और हैरानी की बात यह थी कि अंधेरा होते ही ज़ॉम्बी बिल्कुल रुक गए। सियोक वू ने तुरंत एक महत्वपूर्ण बात नोटिस की। इन ज़ॉम्बियों की नजर बहुत कमजोर थी। अंधेरे में वे केवल आवाज के सहारे शिकार ढूंढते थे। इस खोज ने उन्हें नई उम्मीद दे दी। अगले डिब्बे तक पहुंचने के बाद
सियोकवू ने सांगहुआ का मोबाइल फोन लिया। जैसे ही ट्रेन अगली सुरंग में पहुंची, वे चुपचाप जॉम्बियों के पीछे जाकर छिप गए और मोबाइल की घंटी बजा दी। आवाज सुनते ही सारे जॉम्बी दूसरी दिशा में भाग गए। इस तरकीब की मदद से तीनों बिना लड़े कई डिब्बे पार करने में सफल हो गए। आखिरकार वे 13वें डिब्बे तक पहुंच गए, जहां सियोंग क्योंग, सू अन, बेघर आदमी और बुजुर्ग महिला उनका इंतजार कर रहे थे। सभी लोग कुछ देर के लिए शौचालय में छिप गए और आगे की योजना बनाने लगे। अगली सुरंग केवल 2 मिनट लंबी थी, यानी उनके पास बेहद कम समय था। सुरंग में घुसते ही वे सामान रखने वाली रैक के ऊपर चढ़ गए और धीरे धीरे अगले डिब्बे की ओर बढ़ने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी बेघर आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसने तुरंत अपना मुंह दबा लिया ताकि कोई आवाज न निकले। सियोकवू आगे बढ़ा और उसे उठाने लगा, लेकिन तभी ट्रेन सुरंग से बाहर निकल आई। रोशनी लौटते ही जॉम्बी फिर से सक्रिय हो गए और शिकार तलाशने लगे। उसी समय बेघर आदमी का पैर एक खाली कैन पर पड़ गया। पूरे डिब्बे में आवाज गूंज उठी। सभी जॉम्बी तुरंत उनकी ओर मुड़ गए। अब छिपे रहने का कोई फायदा नहीं था। सभी लोग तेजी से भागकर अगले डिब्बे में घुस गए, लेकिन दरवाजा बंद करते समय एक जॉम्बी का सिर बीच में फंस गया और दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो पाया। इससे भी बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। जिस डिब्बे में बाकी बचे यात्री मौजूद थे, उसका दरवाजा अंदर से बंद कर दिया गया था। डरे हुए यात्रियों ने कपड़े और बेल्ट बांधकर दरवाजे को कसकर पकड़ रखा था। उन्हें डर था कि बाहर खड़े लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। सियोकवू और उसके साथी लाख समझाते रहे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। पीछे से जॉम्बी लगातार करीब आते जा रहे थे। मजबूर होकर सियोकवू वापस मुड़ा और सांगहुआ के साथ मिलकर जॉम्बियों का सामना करने लगा। वह पूरी ताकत से डंडा घुमाकर एक के बाद एक जॉम्बी को पीछे धकेल रहा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके थे। सियोकवू और सांगहुआ पूरी ताकत से जॉम्बियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी सबसे बुरी घटना घट गई। लड़ाई के दौरान सांगहुआ को एक जॉम्बी ने काट लिया। यह देखकर सबके होश उड़ गए। उधर योंगगुक पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा था। आखिरकार कांच टूट गया और उन्हें अंदर आने का मौका मिल गया, लेकिन तभी स्वार्थी व्यापारी योनसुक दौड़कर आया और अगला दरवाजा बंद कर दिया। योंगगुक का हाथ दरवाजे में फंस गया और इससे भी शर्मनाक बात यह थी कि डिब्बे के अंदर मौजूद कई लोग उसकी मदद करने के बजाय दरवाजे को और जोर से दबाने लगे ताकि उसका हाथ कट जाए और वे लोग अंदर न आ सकें। जिन्ही यह सब देखकर रो पड़ी। उन्हें एहसास हो गया कि वे 5 डिब्बों में भरे जॉम्बियों से तो लड़कर निकल आए, लेकिन इंसानों के दिलों में भरे डर और स्वार्थ से नहीं जीत पाए। इस बीच दरवाजे का शीशा टूटने लगा था। सांगहुआ समझ चुका था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने अपनी गर्भवती पत्नी सियोंग क्योंग की तरफ देखा और फिर सियोकवू से कहा कि अब उसके परिवार की जिम्मेदारी वही संभाले। सियोकवू की आंखें भर आईं और आखिरकार उसने वह शब्द कह दिए जो बहुत पहले कह देने चाहिए थे, मुझे माफ कर दो। सांगहुआ मुस्कुराया, फिर अपनी आखिरी सांस तक जॉम्बियों को रोकने के लिए दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। उसे पता था कि अगर वह पीछे हट गया तो उसकी पत्नी और होने वाला बच्चा कभी नहीं बच पाएंगे। यही एक सच्चे पति और पिता की पहचान थी। कुछ ही पलों बाद वह भी संक्रमण के आगे हार गया, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। सियोकवू इसी तरह सुरक्षित डिब्बे में पहुंच गए। अंदर आते ही सियोकवू का गुस्सा फूट पड़ा। वह योनसुक पर टूट पड़ा और चिल्लाकर पूछने लगा, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? हम सब अंदर आ सकते थे। लेकिन योनसुक ने तुरंत चालाकी दिखाई। उसने बाकी यात्रियों से कहा, सावधान रहो, इनमें से किसी को जॉम्बी ने काटा हो सकता है, इनके पास मत जाओ। उसकी बात सुनकर बाकी यात्री भी उसके बहकावे में आ गए। वे सभी सियोकवू और उसके साथियों को शक की नजर से देखने लगे। कुछ लोग तो उन्हें डिब्बे से बाहर निकालने की मांग करने लगे। आखिरकार मजबूर होकर सियोकवू और उसके साथियों को एक छोटे से अलग डिब्बे में भेज दिया गया। उधर बाकी यात्री अपने आप को सुरक्षित समझकर दरवाजे मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके कर्मों का हिसाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तभी बुजुर्ग महिला इनगिल धीरे धीरे उस दरवाजे के पास पहुंची जिसके पीछे सैकड़ों जॉम्बी बंद थे। उसने अपनी बहन की मौत को याद किया, फिर एक आखिरी बार दरवाजे को देखा और बिना कुछ कहे उसे खोल दिया। अगले ही पल ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड अंदर घुस पड़ा। जिन लोगों ने दूसरों को मरने के लिए छोड़ दिया था, अब वही लोग चीखते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में पूरा डिब्बा ज़ॉम्बियों से भर गया। अब ट्रेन में बहुत कम लोग जीवित बचे थे। इसी दौरान ट्रेन बुसान की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अचानक आगे ट्रैक पर पड़े मलबे और दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों की वजह से उसे रोकना पड़ा। सभी बचे हुए लोगों को ट्रेन से उतरना पड़ा, लेकिन तभी सामने से एक बेकाबू ट्रेन तेजी से उनकी ओर आती दिखाई दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। योंगगुक और जिन ही मलबे के बीच फंस गए। वे पूरी कोशिश कर रहे थे बाहर निकलने की, लेकिन रास्ता बंद था। जैसे तैसे वे दूसरे दरवाजे तक पहुंचे, मगर वह खुल नहीं रहा था। योंगगुक पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगा। तभी पीछे से संक्रमित हो चुका योनसुक वहां पहुंच गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने जिन्ही को ज़ॉम्बियों की तरफ धक्का दे दिया। योंगगुक तुरंत उसे बचाने दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्ही संक्रमित हो चुकी थी। अपनी प्रेमिका को उस हालत में देखकर योंगगुक टूट गया। वह उसे मार नहीं पाया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह जिन्ही को अकेला नहीं छोड़ेगा, और अगले ही पल दोनों एक दूसरे को गले लगाकर
मौत को स्वीकार कर लेते हैं। उधर योन सुक फिर से भाग निकला। कुछ देर बाद उसे एक चलती हुई इंजन ट्रेन दिखाई दी। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ा। रास्ते में वह गिर पड़ा। इंजन का ड्राइवर उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, लेकिन योन सुक ने अपनी असली फितरत दिखा दी। उसने ड्राइवर को ही ज़ॉम्बियों के सामने धक्का दे दिया और खुद भागकर इंजन में चढ़ गया। उधर सियोक वू, सू अन, सियोंग क्योंग और बेघर आदमी अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत बेहद खराब थी। चारों तरफ मलबा, आग और ज़ॉम्बी फैले हुए थे। ऐसे में सियोक वू की नजर एक टूटे हुए रास्ते पर पड़ी। वह एक संकरा सुराख था जहां से शायद बाहर निकला जा सकता था। अब उनकी आखिरी उम्मीद उसी रास्ते पर टिकी थी। सियोक वू सबसे पहले उस संकरे रास्ते से बाहर निकला। वह बाकी लोगों की मदद करने ही वाला था कि तभी पास की खिड़की अचानक टूट गई। अगले ही पल दर्जनों ज़ॉम्बी बाहर निकल आए। स्थिति एक बार फिर बेकाबू हो गई। तभी वह बेघर आदमी, जिसे पूरी यात्रा के दौरान सबने कमजोर और डरा हुआ समझा था, अचानक आगे बढ़ गया। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए ज़ॉम्बियों को रोकना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने यह नहीं किया तो सियोंग क्योंग, सू अन और सियोक वू में से कोई भी नहीं बच पाएगा। आखिरकार उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी इस कुर्बानी से उसने गर्भवती सियोंग क्योंग और छोटी सू अन को भागने का मौका दे दिया। अब ट्रेन के मलबे से ज़ॉम्बियों का पूरा झुंड बाहर निकल चुका था। सियोक वू, सू अन और सियोंग क्योंग अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ने लगे। उनके पीछे हजारों ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। सौभाग्य से वे समय रहते सामने खड़ी इंजन ट्रेन तक पहुंच गए और उसके अंदर चढ़ने में सफल हो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे लोग कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक योन सुक उनके सामने आ गया। वह अब लगभग पूरी तरह संक्रमित हो चुका था, लेकिन मरने से पहले भी उसने इंसानियत नहीं दिखाई। अपनी गलती सुधारने या खुद को खत्म करने के बजाय वह ज़ॉम्बी की तरह सियोंग क्योंग और सू अन पर झपट पड़ा। उन्हें बचाने के लिए सियोक वू तुरंत आगे आ गया। संघर्ष के दौरान योन सुक ने उसकी बांह पर काट लिया। सियोक वू समझ गया कि अब उसका अंत तय है। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने पूरी ताकत से योन सुक को पीछे धकेला और आखिरकार उसे चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया। खतरा टल चुका था, लेकिन अब संक्रमण सियोक वू के शरीर में फैलना शुरू हो चुका था। अपने कांपते हाथ को देखकर उसे एहसास हो गया कि उसके पास बहुत कम समय बचा है। फिर भी एक पिता होने के नाते उसे आखिरी जिम्मेदारी निभानी थी। वह जल्दी से कंट्रोल रूम में पहुंचा और सियोंग क्योंग को ट्रेन चलाने और ब्रेक लगाने का तरीका समझाया। इसके बाद वह अपनी बेटी सू अन के पास बैठ गया। सू अन रो रही थी। वह अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन सियोक वू जानता था कि अगर वह वहीं रुका रहा तो कुछ ही मिनटों में वह भी ज़ॉम्बी बन जाएगा और अपनी ही बेटी के लिए खतरा बन जाएगा। आंखों में आंसू लिए उसने अपनी बेटी को गले लगाया, फिर उसे समझाया कि उसे बहादुर बनना होगा। सू अन लगातार रोती रही और अपने पिता को जाने से रोकती रही, लेकिन सियोक वू ने भारी मन से उसे कंट्रोल रूम के अंदर सुरक्षित बंद कर दिया। इसके बाद वह अकेला ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में चला गया। उस पल उसके दिल में कोई डर नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए प्यार। संक्रमण धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल रहा था और उसी दौरान उसकी आंखों के सामने सू अन के बचपन की यादें तैरने लगी। पहली बार उसे गोद में उठाना, उसकी मासूम मुस्कान, उसके साथ बिताए गए खूबसूरत पल, इन यादों को सीने से लगाए सियोक वू ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा और अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाने से पहले उसने खुद को चलती ट्रेन से नीचे गिरा दिया। एक पिता के रूप में उसने अपनी आखिरी सांस तक अपनी बेटी की रक्षा की। सचमुच पिता का प्यार पहाड़ की तरह मजबूत होता है। यही भावना इस दृश्य में पूरी तरह दिखाई देती है। कुछ समय बाद ट्रेन एक सुरंग के पास रुक गई। अब केवल सियोंग क्योंग और सू अन ही जीवित बचे थे। दोनों धीरे धीरे सुरंग के अंदर चलने लगी। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। सुरंग के दूसरी तरफ सेना तैनात थी। दूर से सैनिकों ने दो परछाइयों को अपनी ओर आते देखा। पहले उन्हें लगा कि शायद वे संक्रमित हैं। उन्होंने उन पर निशाना भी साध लिया, लेकिन तभी छोटी सू अन ने वह गीत गाना शुरू किया जो वह अपने पिता के लिए गाने वाली थी। उस मासूम आवाज को सुनकर सैनिक समझ गए कि ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि जीवित बचे हुए इंसान हैं। वे तुरंत उनकी ओर दौड़े और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यहीं पर ट्रेन टू बुसान की कहानी समाप्त होती है। यह सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म नहीं है, बल्कि त्याग, इंसानियत, परिवार और पिता के प्रेम की एक भावनात्मक